गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग 164A CRPC से शुरू करेंगे आज। लास्ट लेक्चर हमारा जो था 164 तक खत्म हो गया था। वैसे लेक्चर लंबा था लेकिन कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, तो अपलोड जो है वो सेक्शन 164 CRPC तक ही हो पाया था। 164 CRPC बोलता है मेडिकल एग्जामिनेशन किसका? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम। देखिए, जो रेप विक्टिम है, जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। सबसे पहले पर्पस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है? कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल एविडेंसेस होंगी, ठीक है, कुछ बायोलॉजिकल एविडेंस होगा तो उसको जो है कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना और टाइमली FSL भेजना, उसका मेन पर्पस वो है। अब बोलता है कि जब इंफॉर्मेशन आपको मिली तो 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस महिला को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना है, ठीक है। और भेजना कहां है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मोटे जैसी आपको बात बताऊं, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में भेजना है। और अगर सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, नगर निगम का हॉस्पिटल हो गया, किसी निकाय का, स्थानीय निकाय का हॉस्पिटल हो गया, वहां पर भेज सकते हैं। और कोई भी ऑप्शन ना बचे तो प्राइवेट मेडिकल उसमें इंस्टीट्यूट में भी मेडिकल करा सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि गवर्नमेंट उसमें हॉस्पिटल में करवाया जाए। और ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है? जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, सिंपल सा वो फंडा है। उसके बाद ये जो मेडिकल हुआ, जो महिला का, मेनली यहां पे हम लोग याद रखें, जो मेडिकल हो रहा है उस महिला का हो रहा है जिसका बलात्कार हुआ है, जिसके साथ बलात्कार हुआ है। तो इसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो कोई भी RMP कर पाएगा। मतलब कोई जो महिला डॉक्टर है वो तो कर ही पाएगी, लेकिन कोई पुरुष डॉक्टर भी कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? पुरुष डॉक्टर कब करेगा? जब कंसेंट होगी। कंसेंट समझते हैं? सहमति होगी। महिला को पूछा जाएगा, सहमति ली जाएगी, और महिला अगर सहमत है तो उसका पुरुष डॉक्टर भी कर सकता है। यहां पर एक चीज हमने ध्यान रखनी है, अगर कोई महिला है, ये जो सेक्शन है कब लागू है? ऐसी महिला जो परिपक्व है, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, ठीक है, अडल्ट महिला है, अगर उसके साथ बलात्कार होता है तो वो सेक्शन 164A CRPC में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएगी। और ऐसा कोई मेडिकल ऑफिसर, चाहे पुरुष है महिला है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर पाएगा, बशर्ते कि कंसेंट हो। लेकिन अगर महिला की उम्र 18 वर्ष से कम है और वो चाइल्ड है, अभी तक जो है अडल्ट नहीं है, वो बच्ची है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है सेक्शन 27 पॉक्सो एक्ट में, ठीक है। इसमें सेक्शन 27 बोलती है कि कोई भी ऐसी बच्ची जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन सिर्फ महिला डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। इज दैट क्लियर? वहां पर महिला डॉक्टर ही करेगी, वहां पर पुरुष डॉक्टर नहीं करेगा, ठीक है। अब बोलता है कि जो एक चीज और बता देता हूं, यहां पे जो महिला आपने अरेस्ट की थी, अरेस्टेड महिला थी, जब आपने अरेस्टेड एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया था, वहां पर महिला अरेस्टेड थी, तो वहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा? सिर्फ फीमेल डॉक्टर करेगी। इज दैट क्लियर? आगे चलें। और ये जो मेडिकल रिपोर्ट होगी, MLC होगी, इसमें जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे, ये मेडिकल शुरू होने से लेके मेडिकल समाप्त होने तक उसका सारी डिटेल लिखेंगे, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, महिला का नाम क्या है, सारी उसकी डिटेल लिखेंगे। और मेडिकल करवाने के लिए कौन लेके आया है, महिला के शरीर पर अगर कोई चोट वगैरह है तो उसका भी वर्णन करेंगे। और ये सारी रिपोर्ट बना के, MLC बना के किसके हवाले कर देंगे? IO के हवाले कर देंगे। IO कौन? जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उस केस को। शीघ्र उस महिला का जो मेडिकल होगा उसकी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे देंगे, और ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करेंगे? उस रिपोर्ट का 173(2) CRPC में जब चार्जशीट देंगे तो उस चार्जशीट के साथ ये मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जाएगी। एक चीज और, बलात्कार के केसेस में चार्जशीट पुलिस को 60 दिन के अंदर देना पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो बलात्कार के केसेस होते हैं उसमें चाहे एक्यूज अरेस्ट हो या ना हो, उसके खिलाफ जो चार्जशीट देना है वो 60 दिन में देना पड़ेगा। तो ये है सेक्शन 164A CRPC। किसी ने पूछा था कि सेक्शन 53A CRPC और सेक्शन 164A CRPC में क्या फर्क है? तो फर्क ये है, 53A में मेडिकल एग्जामिनेशन किसका कराते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसने बलात्कार किया है
और 164A में मेडिकल एग्जामिनेशन किसका करवाते हैं? ऐसी महिला जिसके साथ बलात्कार हुआ है। बलात्कार के लिए हमने ये भी डिस्कस किया था, बलात्कार कौन कर सकता है? केवल पुरुष कर सकता है। और बलात्कार किसके साथ हो सकता है? केवल महिला के साथ हो सकता है, अन्य किसी भी लिंग के साथ बलात्कार नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 165 सीआरपीसी। सेक्शन 165 सीआरपीसी बोलता है कि जब आपके पास वारंट नहीं है, ना ही समय है, और मजिस्ट्रेट जिससे वारंट लेना है उनका ऑफिस दूर है, और किसी वस्तु की तलाशी करनी है। वारंट किसके लिए नहीं है? वस्तु की तलाशी के लिए। एक चीज यहां पे क्लियर कर दूं, सेक्शन 100 सीआरपीसी जब हमने पढ़ा था तो वो क्या था? किसी वस्तु की तलाशी ही थी उसमें। ठीक है, लेकिन वो क्या थी? वारंट उसके पास था, उसके साथ वो गया था। ठीक है, लेकिन सेक्शन 165 सीआरपीसी यहां पे बोलती है बिना वारंट के तलाशी। अगर आपको कभी प्रश्न आता है कि पुलिस को किसी स्थान की तलाशी बिना वारंट के लेने की शक्ति कहां पे है, तो कहां पे है? सेक्शन 165 सीआरपीसी। ठीक है, अब 165 सीआरपीसी बोलता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको ये कब हो सकेगी? तलाशी कब हो सकेगी? जब एफआईआर हो गया है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ठीक है, एफआईआर हो गया है और एफआईआर के बाद पुलिस ऑफिसर को लगता है कि यार कहीं पे ऐसी वस्तु छिपी, किसी ने छिपाई है, रखी है, जहां उस वस्तु का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए, और अगर ना ली गई वो वस्तु तो क्या होगा? वो वस्तु डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, खुर्द-बुर्द कर दी जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात, पहले समय नहीं है वारंट लेने का। अगर समय कब नहीं है कि वस्तु जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसको छुपा दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, ये वो। दूसरी चीज, वारंट किससे लेना था? मैजिस्ट्रेट से लेना था, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से लेना था, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहां पे हैं? दूर है उनका ऑफिस, तो वारंट नहीं लिया जा सकता। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे? खुद जाएंगे और तलाशी ले लेंगे वहां पे जाके। ठीक है, लेकिन उसके कारण लिखेंगे, कहां पे लिखेंगे? केस डायरी में लिखेंगे, और साथ में रोजनामचे में लिखेंगे जाने से पहले कि मैं बिना वारंट के क्यों जा रहा हूं, कारण कौन से? ये हमने जो डिस्कस किए। ठीक है, अब 165 में बोलता है कि जितना पॉसिबल हो सकेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुद तलाशी करेगा। लेकिन 165 में 165 के सबसेक्शन 3 में अथॉरिटी दे सकता है अपने से जूनियर पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, अपने से जूनियर पुलिस ऑफिसर है, उसको अथॉरिटी दे सकेगा कि मैं बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं, आप जाइए और मेरी जगह तलाशी लीजिए। ठीक है, तो 163 में जूनियर पुलिस ऑफिसर जो है वो तलाशी ले सकता है अथॉरिटी पे। हमने अथॉराइजेशन एक और डिस्कस की थी सेक्शन 55 सीआरपीसी में, अरेस्ट करने की अथॉराइजेशन जो देता है। ठीक है, तो अथॉराइजेशन क्या? जब ऑफिसर खुद बिजी होता है, वो काम खुद नहीं कर पाता, तो वो अपने जूनियर ऑफिसर को, सबॉर्डिनेट को जो है डायरेक्शन दे देता है कि आप ये काम कीजिए। तो 55 में गिरफ्तारी के लिए कहा था, 165 में सर्च के लिए कहा। अब यहां पर एक चीज और है, बोलता है कि 165 सर इसमें 3 में जो आप बनाएंगे, सूची बनाएंगे। सूची क्या बोलते हैं उसको? फर्द बनाएंगे, मेमो बनाएंगे, मौके पे जाएंगे, उसको मेमो को बनाएंगे, और वो मेमो की कॉपी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। जिसकी जुडिक्शन में आप तलाशी ले रहे हैं, सपोज कर लीजिए मैं शिमला थाना का, वहां पर शिमला थाना में पोस्टेड हूं और वहां पे मैं तलाशी ले रहा हूं, तो मेरे मजिस्ट्रेट कौन से होंगे? शिमला वाले होंगे। तो मैं जब सर्च, मेरी तलाशी जो है पूरी हो जाएगी, तो 2 चीजें बनेगी, या तो सीजर मेमो बनेगा। सीजर मेमो क्या होता है? ठीक है, या फिर जब्ती बनेगी। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो अदम बरामदगी बनेगी। अदम बरामदगी क्या होती है? नील रिकवरी मेमो। ठीक है, देखिए किसी के घर में गए होंगे तो 2 हालात होंगे। क्या होगा? पहला, या तो कुछ मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो क्या बनेगा? सीजर मेमो बनेगा, जब्ती बनेगी। ठीक है, और अगर नहीं मिला तो अदम बरामदगी बनेगी। लिखा जाएगा उसमें, जब्ती में क्या लिखा जाएगा? ये वस्तुएं हमने सीज की हैं इस घर से। और अदम बरामदगी का क्या होगा कि हम लोग आए थे, सूचना पे आए थे, यहाँ पे सूचना थी, हम आए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, तो उसको क्या बोलेंगे? अदम बरामदगी बोलेंगे। ठीक है, यहां पे पहुंचे तो बोलते हैं कि इसकी जो एक कॉपी है कोर्ट को टाइमली भेज दी जाएगी। यहां पे टाइम नहीं बताया उसने कितने टाइम में, 4th विद कहा है, मतलब जितना पॉसिबल हो सकेगा इसको
भेज दिया जाएगा, लेकिन जब आप लोअर करने आएंगे तो आपको बताएंगे कि इसमें टाइम बाउंड कर दिया आपके, कितने समय में आपको कॉपी भेजनी है। अच्छा, यहां पे ये कॉपी भेजने का पर्पस क्या है, न्यायालय को क्यों भेजनी है? पहले क्या होता था, पहले जब ये लॉ बना था तो आदमी को, जिसके घर में तलाशी कर रहे हो, उसको कॉपी देने का प्रावधान नहीं था। धीरे धीरे जजमेंट्स आई, जजमेंट्स ने कहा जब किसी के घर पे तलाशी करोगे तो उसको आपने मेमो की एक कॉपी देनी है। लेकिन ये प्रोविजन वैसे का वैसे रखा गया कि अगर जिसके घर में तलाशी ली है वो मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देके बोल सकता है कि मुझे दी जाए कॉपी हो, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, प्रैक्टिकली क्या चला है आजकल, जिसके घर में तलाशी ली जाती है उसको एक कॉपी जो है वहां पे मौके पे ही दे दी जाती है, ठीक है। 165 क्लियर है, थोड़ा लंबा खींच लिया हमने, ठीक है। 166 सीआरपीसी में है, 165 में सीधा सा फंडा है कि हमने जुडिक्शन में तलाशी ली, एक एसएचओ ने तलाशी कहां पे ली, अपने जुडिक्शन में ली, अपने अधिकार क्षेत्र में ली। लेकिन 166 में क्या होता है, वो किसी और थाने की जुडिक्शन को बोल देता है कि भैया इमरजेंसी है, मैं आ नहीं सकता क्योंकि जो जगह है वो दूर है, आपकी जुडिक्शन में पड़ता है, आप जाइए और फटाफट तलाशी लीजिए, या फिर कोई अथॉरिटी बनाइए अपने से जूनियर किसी ऑफिसर को भेज दीजिए। अब क्या है, शिमला वाले एसएचओ, इनको लगता है कि कांगड़ा में कोई घर है, वहां पर तलाशी लेनी है। अब शिमला वाले को इंफॉर्मेशन ये है कि अगर टाइमली जल्दी से तलाशी नहीं ली गई तो वो माल क्या होगा, खुर्द फुर्द हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो कांगड़ा वालों को रिक्वेस्ट करेंगे, कौन से सेक्शन में करेंगे, 166 सीआरपीसी में रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जाइए और वहां पर जाके तलाशी लीजिए, या फिर कोई वारंट जारी कीजिए अपने से जूनियर ऑफिसर को, उनको कहिए कि आप तलाशी लें। लेकिन बोलता है कि अगर टीम वहीं पे ही है, शिमला की टीम कांगड़ा में ही है, और उनको लगता है कि कांगड़ा वाले बहुत ज्यादा बिजी हैं और उनको इन्फॉर्म किया जाएगा तो समय लगेगा, और हम लोग पास ही हैं वहां पे, हम तलाशी कर सकते हैं, तो बोलता है सेक्शन कि अगर एसएचओ को लगता है कि खुद भी तलाशी ले लेता हूं, टाइम वेस्ट होगा तो खुद ही चला जाता हूं, तो वो खुद भी जा सकते हैं, खुद भी तलाशी ले सकते हैं। प्रोविजन जो प्रोसीजर जो सारे का सारा फॉलो किया जाएगा, सेक्शन 100 सीआरपीसी 100 जब हमने पढ़ी थी तो मैंने कहा था आपको कि 100 पूरे सीआरपीसी में जितनी भी तलाशियां होंगी, क्या करेगी 100 वहां पे आपको प्रोसीजर देगी, 2 विटनेस लेने हैं, तलाशी लेनी है, ठीक है, दरवाजा तोड़ने की पावर आपको 47 से आ जाएगी, ठीक है, और वो सारी की सारी शक्तियां देगी। यहां पर आपने जो पंच लाने हैं, 2 गवाह करने हैं, ठीक है, वो सारा का सारा प्रावधान आपको 100 देती है। ऐसा करने पर उसे तुरंत उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को सूचना देनी होती है, साथ ही अगर खुद किया है तो साथ ही धारा 100 के तहत बनाई गई सूची की प्रति और धारा 165 के तहत रिकॉर्ड की प्रति निकटतम मैजिस्ट्रेट को भी भेजनी होगी। ये तो क्लियर है आपको, ठीक है। तो 166 में आप ऑथोराइज कर सकते हैं दूसरे जुडिक्शन के किसी एसएचओ को कि आप वहां पर तलाशी लें और कार्यवाही करें। 165 में आपने अपनी जुडिक्शन में तलाशी दी, ठीक है, अपने थाना के अधिकार क्षेत्र में, आप व्यस्त थे तो आपने अपने जूनियर को बोल दिया। 166 में आपने क्या किया, आप वहां पहुंच नहीं सकते थे, टाइम बहुत कम था, आपने वहां के एसएचओ को रिक्वेस्ट किया कि आप वहां पर तलाशी लें, और अगर बोलता है कि अगर वहां के एसएचओ को बताते हुए हमें समय लगेगा या एविडेंस को डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो वहां पर तलाशी जो है वो एसएचओ वहां का, हम लोग जो रिक्वेस्टिंग थे वहां पे खुद भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा करेंगे तो 100 को फॉलो करना पड़ेगा, और वहां के जो मैजिस्ट्रेट होंगे उनको सूची भेजनी पड़ेगी, थाने में जाके आमद रवानगी भी करानी पड़ेगी। ऐसे किसी की जुडिक्शन में जाके तलाशी नहीं हो सकती, पहले वहां पे जाके आमद करवानी पड़ती है, अपनी कार्यवाही की और फिर वापसी करवानी पड़ती है, सॉरी रवानगी करानी पड़ती है कि ये हमने किया वहां पे, ठीक है। अदरवाइज वहां पे कई बार एनकाउंटर वाली सिचुएशन भी आ सकती है अगर वैसे बिना इंफॉर्मेशन के चले जाएंगे। उसके बाद है सेक्शन 166A, यही है, ये क्या है, बाहर किसी देश या स्थान में तफ्तीश के लिए सक्षम लागू देखिए मैं इंडिया में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, मेरे को कोई ऐसी यहां की इन्वेस्टिगेशन करते हुए कोई ऐसी एविडेंस चाहिए जो विदेश में मौजूद है और मैं वहां पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा नहीं सकता। हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि हम विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ही काम कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। बाहर जाना होगा तो हमें प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी, एमएचए से परमिशन होगी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू हम लोग जाएंगे, वहां पे जाके मतलब बड़ी ज्यादा फॉर्मेलिटी है। तो उसको फॉर्मेलिटी को बाईपास करने के लिए सेक्शन 166A सीआरपीसी बनाया गया। उसमें कहा गया कि जब भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई भी चीज आपको चाहिए होगी तो आप क्या करेंगे, एक पत्र लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे। अब चिट्ठी लिखने का प्रोसीजर मैं बता देता हूं आपको। यहां पे ये आईओ है,
आईओ को लगा कि मेरी कोई इन्वेस्टिगेशन है जो विदेश में करना है उसको, ठीक है, तो आईओ क्या लिखेगा, एक चिट्ठी लिखेगा कोर्ट को, कोर्ट को कहेगा कि महोदय ऐसी ऐसी मेरी कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो फॉरेन में पेंडिंग है, उसको करना है। तो आप क्या करें, वहां की अथॉरिटी को लिखें। कौन सी सेक्शन में लिखें, 166A सीआरपीसी में लिखें। तो ये जो कोर्ट है ये एक ड्राफ्ट बनाएंगे, लेटर बनाएंगे, उसको कहते हैं लेटर रोगेटरी। क्या कहते हैं, लेटर रोगेटरी। अब इसमें क्या करेंगे, किसको लिखेंगे, ये अपने समकक्ष कोर्ट को लिखेंगे वहां पे, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी उसको कहा जाता है, सेंट्रल अथॉरिटी को लिखेंगे। और ये जब उसमें रिक्वेस्ट डालेंगे कि मुझे स्टेटमेंट लिखवाना है वहां पे, ये लिखेंगे, कोर्ट जो होंगे ना वो रिक्वेस्ट डालेंगे वहां की कंट्री को कि महोदय आपके एरिया में एबीसी नामक व्यक्ति रहता है, ठीक है, उस व्यक्ति का स्टेटमेंट, उसके घर में तलाशी ली जाए, उसका मोबाइल फोन सीज किया जाए, वो मोबाइल फोन 65B सर्टिफिकेट के साथ भेजा जाए। 65B इंडियन एविडेंस एक्ट, हमने जाना था कि डिजिटल एविडेंस 65B सर्टिफिकेट के बिना पूरी नहीं होती, सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। और क्या कहेंगे, महोदय उसके मुझे फोन नंबर से सीडीआर भेजा जाए, मुझे उसके बैंक अकाउंट की डिटेल भेजी जाए, मुझे उसके फैमिली डिटेल भेजी जाए। ये सारी की सारी रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, कोर्ट कर रहा है। कोर्ट से पहले आईओ कर रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कर रहा है। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसको बोल रहा है, कोर्ट को बोल रहा है। और कोर्ट किसको लिखेगा, वहां की कोर्ट को लिखेगा, ठीक है, जो उनके समकक्ष होंगे। लेकिन इससे पहले का क्या जो प्रोसीजर है वो बताता हूं। आईओ सबसे पहले अप्रूवल लेता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एमएचए से अप्रूवल होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट होगा हमारा, स्टेट गवर्नमेंट भेजेगा एमएचए को, एमएचए भेजेगा, ड्राफ्ट को अप्रूव करेगा, उसके बाद एमईए को भेजेगा, एमईए चेक कर लेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उसको चेक करेगा, ठीक है, ओके, कोई नहीं, डन, ठीक है। उसके बाद ये जो ड्राफ्ट होगा आईओ के पास वापस आएगा, आईओ इसको कोर्ट को भेजेंगे, कोर्ट पढ़ेंगे उसको, उसके बाद कोर्ट हर एक पेज को सर्टिफाई करेंगे, हर पेज को साइन करेंगे। और जो आईओ होगा वो एविडेंस जो भी आपने रिक्वेस्ट किया है, जैसे एफआईआर की कॉपी भेजी है, जो भी चीजें भेजी हैं, हर चीज को सर्टिफाई करके भेजते हैं। उसके बाद कोर्ट लिखेगा सेंट्रल अथॉरिटी को, ठीक है। फिर क्या होगा, वहां पर जब रिक्वेस्ट पहुंचेगी, विदेश में रिक्वेस्ट पहुंचेगी, तो कोर्ट उसको देखेंगे। और कोर्ट या तो खुद कर सकते हैं या फिर वहां पर गवर्नमेंट चाहे तो वहां पर डिप्यूट कर सकते हैं, किसी को, लोकल पुलिस ऑफिसर को डिप्यूट करके वो सारी एविडेंस जो है, वो बयान लिखना, तलाशी जब्ती जो भी करना है वो करवा सकते हैं। और वो जो एविडेंस जब आएगी इंडिया में, तो वो ऐसे मानी जाएगी जैसे भारत में ही उसको इन्वेस्टिगेट किया गया है। प्रोसीजर बहुत लंबा है, इसलिए हम लोग डिस्कस करना नहीं चाहते, क्योंकि ये आप कम से कम 4 लेक्चर में भी पूरा नहीं होगा। तो आपको 165A सीआरपीसी में ये जानना है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन का भाग विदेश में करना होता है, तो हम लोग कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक लेटर रोगेटरी जो है विदेश को भेजिए। तो कोर्ट को कौन देगा, हम ही बना के देंगे, हम बना के देंगे, कोर्ट पढ़ेंगे, साइन करेंगे, वहां की अथॉरिटी को जाएगा, कौन सी, उसके चैनल के थ्रू जाएगा, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसको भेजती है वहां पे, वहां जो हमारी एम्बेसी होती है वो वहां पे लाइजन करती है और सारी चीजें हो जाती हैं। ऐसे होता है फॉरेन में इन्वेस्टिगेशन करना। क्या पाकिस्तान से मंगवा सकते हैं ऐसे करके? प्रोविजन है, एक हरारे संधि है, उसको कभी टाइम मिले, अभी टाइम नहीं है आपको, जब टाइम होगा तब देखना। एक हरारे संधि है, उसके अनुसार हम लोग पाकिस्तान को लिख सकते हैं, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है आपस में जो है वो एविडेंस का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन करते नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे हमें देके राजी नहीं है, ठीक है, तो वो देगा भी क्यों एविडेंस। आ जाइए उसके बाद 166B, ठीक है। 165A में क्या था, हम रिक्वेस्ट करते हैं। 166B में क्या हुआ, फॉरेन कंट्री हमें रिक्वेस्ट करेगी कि महोदय वहां का आईओ होगा, प्रोसीजर वही होगा, वहां का आईओ होगा, वहां का जो कोर्ट होगा वो रिक्वेस्ट करेगा हमारी कोर्ट को, और हमारी कोर्ट या गवर्नमेंट जो है किसी पुलिस ऑफिसर को जो है डिप्यूट कर देंगे, डिप्यूट करके हम यहां से इन्वेस्टिगेशन करके जो भी उन्होंने मांगा है वो भेजेंगे, और वहां पर जो है वो मान्य हो जाएगा।
अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि अगर वहां की कोर्ट, अगर सपोज कर लीजिए फ्रेंच से रिक्वेस्ट आया है, हमने यहां पे हिंदी में बना के दे दिए तो क्या होगा? जो इंडिया में फ्रेंच एम्बेसी है वो उसको ट्रांसलेट करवाएगी हिंदी से फ्रेंच में, तब जाके वहां पे एडमिसिबल होगी। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसीजर है। 166B हो गया ना, डिप्लोमेटिक चैनल से होता है ये। और कोई भी एविडेंस, अगर फॉरेन में कोई भी एविडेंस कलेक्शन करना होता है तो इसके थ्रू होता है। अदरवाइज फिल्मों में तो डायरेक्ट चले जाते हैं ना, वहां से चक के ले आते हैं इंडिया में। ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली हमने कहा जो भी काम हम करेंगे वो कहां लिखा है? पुलिस वाले ने कुछ भी अगर करना है, प्रोसीजर सारे का सारा इसी में है, सीआरपीसी में है। अब इसमें बीएनएसएस में है, सीआरपीसी में नहीं है। आगे आ जाइए, सेक्शन 167। 167 क्या बोलता है सेक्शन? हमने सेक्शन 57 सीआरपीसी जब पढ़ा था तो उसमें कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाएगा, किसी अभियुक्त को अरेस्ट किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर पेश किया जाएगा, न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। है 22(2) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है। लेकिन उसमें एक चीज कही है कि जब तक धारा 167 सीआरपीसी का आदेश प्राप्त ना कर लिया गया हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा पुलिस ऑफिसर को 57 सीआरपीसी रेड विद 167, ये सेक्शन मां बेटी हैं आपस में। 57 मां है और 167 जो है वो बेटी है। आगे जो है जो भी कार्यवाही होगी ये करेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं 167 को, इजी तरीके से डिस्कस करेंगे। कोई कंफ्यूजन होगी तो बता देना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 167 सीआरपीसी बोलता है जब 24 घंटे में अन्वेषण पूरा ना हो, तो लॉ क्या बोलता है, जब आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो उस मामले की इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरी हो जानी चाहिए। और 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरी होके उसके अगेंस्ट चालान फाइल हो जाना चाहिए। ये कौन बोलता है? कानून बोलता है। सेक्शन 57 और 167 बोलती है। लेकिन बोलता है कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरी ना होगी ना 24 घंटे में, तो आ जाओ, क्या बोलता है 167? जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और ऐसा लगता है कि 24 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आरोप की पुष्टि के कारण पर्याप्त हैं, मतलब प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है कि इस आदमी ने अपराध किया हुआ है, ठीक है, ओके, तो थाना प्रभारी या सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर, जो थाना प्रभारी होगा सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर से नीचे रैंक का ऑफिसर रिमांड की एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि रिमांड की एप्लीकेशन कौन से रैंक का ऑफिसर लगा सकता है, तो सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर जो है वो रिमांड की एप्लीकेशन लगा सकता है। रैंक का अन्वेषण अधिकारी केस डायरी की कॉपी लेके न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा और अभियुक्त को उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा। मतलब 24 घंटे में अगर इन्वेस्टिगेशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको दो चीजें लेके जानी है न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास। एक केस डायरी, केस डायरी क्या होगी भाई? अरे जिमनी फाइल, जो केस फाइल बोलेंगे हम, ठीक है। और दूसरा अभियुक्त, यहां ध्यान रखना, अभियुक्त जब भी लेके जाएंगे तो उसका मेडिकल करवा के लेके जाना है हमने, और उससे रिलेटेड, अरेस्ट से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई होनी चाहिए। हमने पढ़ा था ना कि जब अरेस्ट इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो मैजिस्ट्रेट उसको टाइम पे चेक करेंगे, सुना था? तब आ गया समय अब चेक करने वाला। 167 में जब पेश करोगे तो मैजिस्ट्रेट केस डायरी क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि वहां पे चेक करेंगे कि आपने वो किया है या नहीं किया है। उसके बाद बोलता है कि मैजिस्ट्रेट उसके पास चाहे, जो जिसके पास मामले की सुनवाई का अधिकार है या ना हो, मैजिस्ट्रेट चाहे उसके पास सुनवाई का अधिकार है या नहीं है, मतलब उसके पास जुडिक्शन है या नहीं है। कांगड़ा के केस में अरेस्ट करके शिमला में किसी के पास पेश कर रहे हो तो वो भी रिमांड दे सकते हैं, ट्रांजिट रिमांड देते हैं ना, सुना है ना हमने, ठीक है। अभियुक्त को अधिकतम 15 दिन पुलिस या न्यायिक हिरासत में भेज सकता है यदि अधिक आवश्यकता हो। तो अब क्या बोलता है यहाँ पे, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर अगर कस्टडी कितना दे सकता है, 15 दिन तो इकट्ठी देते नहीं है। तो भैया कानून में प्रावधान है कि पुलिस कस्टडी होगी वो 15 दिन दी जा सकेगी। अब ये बोलो कि जुडिशियल कस्टडी 15-15 दिन के बाद ली जाती है, 15 या 14 दिन के बाद अभियुक्त पेश किया जाता है, जब तक चार्जशीट ना हो। तो वो कहां किया जाता है? 167 में किया जाता है, ठीक है। तो पुलिस कस्टडी कितने दिन की होगी? कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। पुलिस कस्टडी कितने दिन की होती है? 15 दिन की होती है, ठीक है। अब देखो
ये पुलिस कस्टडी किस दिन से शुरू होती है? पुलिस कस्टडी क्या होती है? मतलब 15 दिन अभियुक्त को किसके पास रहना है? पुलिस अभिरक्षा में रहना है, ठीक है। 15 दिन पुलिस के पास रहेगा। आप यहां देखिए, हमने पहली तारीख को अभियुक्त को अरेस्ट किया और पहली तारीख को ही हमने कोर्ट में पेश किया, 24 घंटे पूरे होने से पहले ही प्रस्तुत कर दिया। तो पुलिस कस्टडी कौन सी तारीख से शुरू होगी? पहली से शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमने व्यक्ति को अरेस्ट किया पहली तारीख को और पेश किया 2 तारीख को, क्योंकि 24 घंटे अभी पूरे नहीं हुए थे, शाम को अरेस्ट किया, दूसरे दिन हमने 10 बजे पेश कर दिया, तो पुलिस कस्टडी कितनी तारीख से शुरू होगी? 2 से। तो पुलिस कस्टडी कब से शुरू होती है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, जिस दिन अभियुक्त को 24 घंटे पूरे होने से पहले प्रस्तुत किया जाता है कोर्ट में, पुलिस कस्टडी उसी दिन से शुरू हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि पुलिस कस्टडी कौन सी तारीख से शुरू होगी। और लोग पूछते हैं ये कहां लिखा है? लिखा कहीं भी नहीं है। अनुपम जे कुलकर्णी वर्सेस सीबीआई करके 1992 का जजमेंट है, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि पुलिस कस्टडी कितनी तारीख से शुरू होगी। अब क्वेश्चन बने 2, पुलिस कस्टडी कितने दिन होती है? 15 दिन होती है। अधिकतम कितनी होती है? 15 दिन। और ऑल इंडिया में सिर्फ एक ही एक्ट है जिसमें पुलिस कस्टडी 30 दिन होता है, वो है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट। तो आप रहने दीजिए, आपको आएगा कि पुलिस कस्टडी कितने दिन की होती है? 15 दिन की होती है, ठीक है। जब आप लोअर करने आओगे तो आपको बताएंगे, अब इसमें प्रोसीजर चेंज हो गया। अच्छा, ये पुलिस कस्टडी जो होती है, आपने पहली तारीख को अरेस्ट किया व्यक्ति को, सीआरपीसी की बात कर रहे हैं हम लोग, और ये जो 15 दिन है ये कब तक मिल सकते हैं? सीआरपीसी के टाइम में पहली तारीख को अरेस्ट किया यहां पे आपने, और आपने 5 दिन पुलिस कस्टडी ली, ठीक है। और यहां पे 16 तारीख होगी है, सॉरी 18 तारीख होगी है, एक्यूज्ड जो है वो जुडिशियल कस्टडी में है। तो क्या अब मिलेगी पुलिस कस्टडी? 18 तारीख को मिलेगी है? अगर यहां 5 दिन हमने काटी है, 13 हमारी 10 दिन बाकी है बंदे की, मिलेगी? नहीं मिलेगी। पुलिस कस्टडी सीआरपीसी के टाइम में सिर्फ पहले 15 दिन तक मिलती थी, और पहले 15 दिन कब से शुरू होंगे? जब आपने अभियुक्त प्रस्तुत किया कोर्ट में, ठीक है। ये सीआरपीसी की बात है। बीएनएसएस में कॉन्सेप्ट बदल गया है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं करना हमने, ठीक है। अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के कितना टाइम मिलता है 167 में? देखिए 2 चीजें हैं, बहुत लोगों को नहीं पता। ये लाइन है, यहां पर लिखिए 10 ईयर्स। ऐसे मामले जहां पर सजा 10 साल है या 10 साल से ऊपर है, 10 ईयर्स अप टू मृत्युदंड, यहां पर मिलेंगे 90 दिन। कितने मिलेंगे? 90 दिन। और ऐसे मामले जहां पर सजा 10 साल से नीचे है, 10 साल नहीं है, 10 साल से नीचे है, वहां पर मिलेंगे 60 दिन। ये पूछ भी सकते हैं आपको, ठीक है। ऐसे मामले में जिसमें सजा 7 साल है, तो इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कितना टाइम मिलेगा? अब ये इन्वेस्टिगेशन को मिलने के लिए टाइम पता कौन सा है? ये चालान देने का टाइम। क्या करने का? चालान पेश करने का टाइम है ये, कि ऐसे मामले जहां पर सजा 10 साल है या 10 साल से ऊपर है, तो उसमें आपको चालान देने के लिए कितना टाइम मिलेगा? 90 दिन। मतलब 90 दिन आप व्यक्ति को अंदर रख सकते हैं, जेल में रख सकते हैं, 90 दिन के अंदर अंदर आप चार्जशीट देंगे, ठीक है। और ऐसे मामले जहां पर सजा 10 साल से नीचे है, वहां पर आपको चार्जशीट देने में कितने दिन लगेंगे? 60 दिन लगेंगे, मिलेंगे 60 दिन मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन और कि क्या, अच्छा एक चीज और यहां पे और बता देता हूं, यहां पे, और अगर आप इन 90 दिन में और 60 दिन में, मामला जैसा भी हो, 60 दिन में कब? जब 10 साल से नीचे वाली सजा है, 60 दिन में आप चार्जशीट नहीं दे पाते तो क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट बेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिफॉल्ट बेल। और डिफॉल्ट बेल का क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसा समय जिसमें जो पुलिस को ग्रांट किया होता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और पुलिस ऑफिसर उस समय में उस अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट नहीं दे पाता, अंतिम रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर पाता, उस व्यक्ति को ऑटोमेटिकली ये डिफॉल्ट बेल मिल जाती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अभियुक्त को मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर आपको 90 दिन मिले थे, 90 दिन में आप चार्जशीट नहीं कर पाए, यहां अगर 60 दिन मिले हैं तो 60 दिन में चार्जशीट नहीं कर पाए, तो एक्यूज ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट बेल पे चला जाएगा, उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और उसको जमानत मिल जाएगी। क्या पुलिस कस्टडी किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट द्वारा दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है।
लेकिन कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट मैक्सिमम 7 दिन की पुलिस कस्टडी दे सकता है या फिर जुडिशियल कस्टडी दे सकता है। दो चीजें, क्या कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, कार्यपालक मैजिस्ट्रेट जो पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी दे सकता है? तो बिल्कुल दे सकता है। ऐसे सर्कमस्टांसिस में जहां पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ना उपलब्ध हो, सपोज कर लीजिए आपने पांगी में किसी को अरेस्ट किया है और बर्फ पड़ी है बहुत ज्यादा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हाजिर नहीं है, तो क्या करेंगे? क्योंकि आप पुलिस कस्टडी लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेश नहीं कर सकते बंदे को, फिजिकली ले जाना पड़ेगा वहां पे। क्या करना पड़ेगा? वहां पर जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होंगे उनके प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट 7 दिन के लिए दे सकते हैं पुलिस कस्टडी, और जब भी वो आदेश करेंगे तो वो आदेश जो है वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को उनको भेजना पड़ेगा। तो कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फर्स्ट हियरिंग में पुलिस कस्टडी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं ली जा सकती। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके थ्रू आपको प्रथम बार जब आपने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है तो उसको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा फिजिकली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात नहीं बनेगी। ठीक है, हाँ जुडिशियल कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी लेना है आगे आपने, वो एक्सटेंड हो जाता है जुडिशियल कस्टडी, वो तो अभी भी आजकल चला है। जो प्रोग्राम चले हुए हैं उसमें जेलों से अभियुक्तों को प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, आगे 167 में यही है, ज्यादा इसमें। हाँ एक चीज और, समन केसों में अगर 6 महीनों में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोर्ट जो है ऑटोमेटिकली उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देते हैं। और समन मामले कौन से होते हैं? जिसमें सजा 2 साल से नीचे है, वो क्या होते हैं? समन मामले होते हैं। सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट जो है वो कभी भी पुलिस कस्टडी नहीं दे सकते। आजकल है नहीं सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट कहीं भी, अगर कहीं होंगे तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किए होंगे तभी होगा। इतना डीपली आपको कोई नहीं पूछने वाला है इसमें। आपको ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकते हैं कि पुलिस कस्टडी कौन सी धारा में दी जा सकती है, या ये पूछ सकते हैं पुलिस कस्टडी कितने दिन होती है? 15 दिन होती है। कौन दे सकते हैं? मैजिस्ट्रेट दे सकते हैं। हाँ यहाँ पे ट्रांजिट रिमांड पूछ सकते हैं। एक टर्म और आती है 167 में, थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा, बता देता हूं आपको। ट्रांजिट रिमांड जैसे नाम से ही क्लियर है, ट्रांजिट क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है? हाँ हाँ, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना ट्रांजिट बोलेंगे। जब भी हमने सुना था क्या, पढ़ा था 57 सीआरपीसी में कि जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन जो ट्रांजिट जो सफर का जो वक्त है उसमें काउंट नहीं होगा, तो क्या जरूरत पड़ गई ट्रांजिट रिमांड लेने की? जरूरत क्या पड़ी? पहली बात, जब भी हम लोग दूर किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करते हैं तो वहां के थाना की और मजिस्ट्रेट को सूचना रहती रहनी चाहिए कि हमने आपकी क्षेत्र में किसी को अरेस्ट किया है, अदरवाइज तो बोलेंगे किडनैप करके ले गया कोई। ठीक है, तो पहली चीज इंफॉर्मेशन के लिए, दूसरी चीज सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मुझे एक चीज बताइए, आप किसी को बिहार से अरेस्ट करके ला रहे हैं, ठीक है, हिमाचल के लिए, और आपने वहां पे मजिस्ट्रेट से कोई ट्रांजिट रिमांड तो लिया नहीं। रास्ते में अभियुक्त को आपने अभी जो आपकी केस डायरी है वो भी कंप्लीट नहीं है, रास्ते में भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, अभियुक्त मर जाए, पुलिस वाला जिंदा रह जाए, फिर क्या प्रूव करोगे? कैसे प्रूव करोगे? तो उसके लिए क्या लिया जाता है? 10-17 पढ़ा ना आपने पीपीआर में, 10-17 पढ़ा, रोड सर्टिफिकेट। तो दिस इज अ काइंड ऑफ रोड सर्टिफिकेट। किसका? 10-17 क्या है? वो वस्तुओं का है, ठीक है, और ये किसका है? एक्यूज्ड अभियुक्त का है। वैसे हम कनेक्ट कर नहीं सकते, ऐसे मतलब ऐसे कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूं कि जब भी थाने से कोई वस्तु जाएगी कहीं पर तो क्या होगा? 10-17 लगेगा, साथ में रोड सर्टिफिकेट लगेगा। तो वैसे ही जब भी अभियुक्त को आप कहीं मूव करोगे तो आप जो है ट्रांजिट रिमांड लोगे वहां से, ठीक है। और ट्रांजिट रिमांड में कहते हैं, जब मैजिस्ट्रेट होते हैं वो बोलते हैं कि इतने दिन के अंदर अंदर आप वहां पे प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। रास्ते में कोई दिक्कत आएगी तो आपको कोई परेशानी उसमें नहीं होगी। ट्रांजिट रिमांड सेफ उसके लिए लिया जाता है, या फिर रास्ते में कोई एनकाउंटर हो जाए, 50 चीजें हैं तो इसलिए ट्रांजिट रिमांड लिया जाता है। जबकि लोग बोलते हैं कि ट्रांजिट रिमांड को इसलिए लिया जाता है क्योंकि वहां पे 24 घंटे पूरे होने वाले थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि सफर का समय क्या है वो तो एक्सटेंड होता ही रहता है, उसमें तो कहा है कि सफर का काउंट नहीं होगा। लेकिन वैसे भी एक गुड प्रैक्टिस यही है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप प्रस्तुत कर दीजिए। एक है यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन। अभियुक्त का मेडिकल एग्जामिनेशन कब कराया जाएगा? जब वो पुलिस कस्टडी में होगा। पहले अरेस्ट से लेके, अरेस्ट से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किसको बोलेंगे? पेश करना। आपने अरेस्ट किया, अभियुक्त को कोर्ट में पेश किया, पेश कितने टाइम में करना था? 24 घंटे में करना था, तो मेडिकल आपको 24 घंटे के अंदर अंदर कराना पड़ेगा। ये क्लियर है? जब भी आप अभियुक्त को पेश करेंगे, एक चीज आपने दिमाग में रखनी है,
अभियुक्त जब भी न्यायालय में पेश होगा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद पेश होगा, ठीक है। और अगर अभियुक्त पुलिस कस्टडी में है, पीसी ग्रांट हो गया कोर्ट से, पुलिस कस्टडी आपको मिल गया, तो कितने टाइम में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा? 48 आवर्स में। 48 घंटे पूरे होने से पहले पहले आपको मेडिकल एग्जामिनेशन उसका कराना पड़ेगा। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना होगा, अगर मैजिस्ट्रेट ने बोल दिया है यहां पे 24 घंटे में कराओ, ऑर्डर में लिख दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 24 घंटे में कराना होगा, ठीक है। और ट्रांजिट रिमांड के दौरान अगर सफर आपका 36 घंटे का है तो क्या करोगे? जैसे ही ट्रेन में चढ़ना है उससे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, और ट्रेन से उतर के 36 घंटे अगर हो गए आपके ट्रांजिट में, उतर के जो पहला हॉस्पिटल होगा वहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, या फिर कोर्ट ने जो कहा होगा वो करना पड़ेगा, ठीक है। आगे कौन सा सेक्शन है? 167 में कंफ्यूजन तो नहीं रही है? 167 में अभी भी बहुत दुनिया कंफ्यूजन में है, हो सकता है मैं भी गलत बोल रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 167 के बाद और कौन सी है? अब आता है सेक्शन 168 सीआरपीसी। वन 168 सीआरपीसी बोलता है कि जब भी अधीनस्थ पुलिस ऑफिसर, जब भी कोई सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करेगा, वो इमीडिएटली एसएचओ के हवाले करेगा। आपने एक चीज देखी होगी, थानों में जितने भी चालान बनते हैं वो सारे के सारे एसएचओ की तरफ से बनते हैं, और इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? आईओ करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेक्शन 168 सीआरपीसी में लिखा है, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट। अगर किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी यानी जो थाना के जो प्रभारी हैं उससे नीचे के पद के हैं ने किसी मामले की अन्वेषण की है, तो उस अन्वेषण का पूरा परिणाम थाना प्रभारी को देगा। अब देखिए, आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दूं। सेक्शन 157 सीआरपीसी में हमने पढ़ा था, जब भी किसी थाना प्रभारी को इंफॉर्मेशन मिलेगी किसी अपराध के होने की, तो वो यहां तो खुद जाएगा, यहां किसको डिप्यूट करेगा? अपने जूनियर को डिप्यूट करेगा। तो आईओ ने पूरी कार्रवाई की, मौके पे गया, इन्वेस्टिगेशन की, ये किया वो किया। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो कौन सी सेक्शन में वो रिपोर्ट पेश करेगा? उसको, एसएचओ को 168 में, ठीक है। तो जो 157 सीआरपीसी और 168 सीआरपीसी इंटरकनेक्टेड हैं दोनों। डेलीगेट कब किया था? इन्वेस्टिगेशन दिया कब था? 157 में इन्वेस्टिगेशन दिया था अपने से जूनियर को, और जूनियर ने कंप्लीट करके रिपोर्ट दे दी 168 में, और इन्वेस्टिगेशन की पावर किसकी है? एसएचओ की है, सेक्शन 157 सीआरपीसी में। इसलिए चालान जो बना वो एसएचओ ने बनाना है, ठीक है। वो आगे आते हैं हम लोग। 168 क्लियर है? क्यों देता है? क्योंकि 157 में एसएचओ ने उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्ट किया था। क्लियर है? आ जाइए 169 सीआरपीसी। एसएचओ की पावर है 169 सीआरपीसी। इसको हम लोग बोलते हैं पर्याप्त साक्ष्य ना होने पर अभियुक्त की रिहाई, ठीक है, रिलीज है ये। यहां पर डिस्चार्ज नहीं है, बहुत सारे लोग रिलीज को डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्चार्ज कोर्ट करती है, पुलिस ऑफिसर रिलीज करता है। तो 169 सीआरपीसी में कहा गया है कि जब, देखिए, पुलिस जब भी इन्वेस्टिगेशन करती है तो किसी सच्चे का तो ये तो पता नहीं ना कि अपराध है, अपराधी है कि नहीं है। उन्होंने सपोज कर लो किसी आदमी को अरेस्ट कर लिया, और थोड़े टाइम बाद लगा कि यार इसका कसूर है नहीं, इसके खिलाफ हमें एविडेंस नहीं मिला, तो क्या करेंगे? उसको जेल में भेज देंगे कि ठीक है, कोर्ट को डिसाइड करने दो। ऐसा नहीं है। तो लॉ मेकर्स ने किया 169 सीआरपीसी बनाया और कहा कि एसएचओ को शक्ति दे दी कि जब एसएचओ को लगे कि किसी व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ हमारे पास पर्याप्त एविडेंस नहीं है कि उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सके, इसलिए उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। एक बंद पत्र उससे लिया जाएगा, बॉन्ड भरवाया जाएगा कि जब भी जरूरत होगी मैं न्यायालय में हाजिर होऊंगा, ठीक है, और उसको रिलीज कर देगा एसएचओ। अब देखिए, एक ध्यान रखना, वैसे आपके काम का नहीं है, जब भी किसी को रिलीज किया ना उसके अगेंस्ट क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है बाद में, ठीक है, कि जब भी आपने किसी को 169 में रिलीज किया एसएचओ ने, तो उसको उसके अगेंस्ट क्लोजर देनी पड़ेगी कि इसके अगेंस्ट एविडेंस नहीं मिला, ठीक है, इसलिए इसको मामले को बंद किया जाए। और क्लोजर रिपोर्ट कौन सी सेक्शन में फाइल होती है? सेक्शन 173 सीआरपीसी में। 169 क्लियर है? अब आते हैं सेक्शन 170 सीआरपीसी में।
160 में और तो नहीं लिखा ना कुछ, 169 में यही है। अब 169 सीआरपीसी में रिलीज की पावर थी, ठीक है, तो उसको रिलीज कर दिया। जब आपके पास साक्ष्य पर्याप्त नहीं है तो आपने एसएचओ ने रिलीज कर दिया, और सेक्शन, अब जिसको रिलीज कर दिया वो तो बात खत्म होगी। लेकिन 170 में बोलता है कि जिसके बारे में हमारे पास एविडेंस पर्याप्त है उसका क्या करेंगे, उसके ऊपर केस चलेगा, ट्रायल चलेगा। तो सेक्शन 170 बोलता है जिसके अगेंस्ट एविडेंस हमारे पास हो उसको कोर्ट भेजा जाएगा उसका केस चलाने के लिए, ठीक है, टू फेस द ट्रायल। अब यहां पे देखा जाएगा कि अभियुक्त तो जाएगा, ठीक है, अगर जुडिशियल कस्टडी में अभियुक्त है, जेल में है, तो क्या होगा, वो जेल से ही उसके कोर्ट के उसमें चला जाएगा, जुडिशियल कस्टडी में चला जाएगा। और अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है, जमानती है, पहले क्या था, अजमानती अपराध था, तो अजमानती में क्या होगा, अक्यूज्ड जेल में होगा और वो डायरेक्ट कोर्ट के पेश होगा और कोर्ट की कस्टडी में चला जाएगा। लेकिन जो बेलेबल ऑफेंस है, जमानती है, उसमें हमने बंद पत्र भरवाया होगा उससे, और उसको कहेंगे कि जिस दिन कोर्ट में हम चालान पेश करेंगे उस दिन भाई साहब आप हाजिर होंगे, ठीक है। जब भी किसी को जमानत पे आपने रिहा किया है, 170 का बॉन्ड भरवा के उसको छोड़ते हैं और उसको कहते हैं कि जिस दिन चालान आपको प्रस्तुत होगा उस दिन आप हाजिर होंगे न्यायालय में। उसके बाद न्यायालय उसको अगली डेट देता है, उसके बाद उसकी पेशियां पड़ती हैं। क्लियर है। अब बोलता है 170 सीआरपीसी में और कि जो कोई हथियार या उसके अगेंस्ट जो भी एविडेंस होगा वो कहां प्रस्तुत होगा, न्यायालय में, मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत होगा, तभी केस चलेगा। और उसके बाद बोलता है एक्यूज का तो भरवा लिया उसने, एक्यूज का तो बॉन्ड हो गया, लेकिन बोलता है जो कंप्लेनेंट है और विटनेस है उनसे भी बॉन्ड भरवाना है, और उनको बोलना है कि जब जब आपकी एविडेंस आएगी आपको कोर्ट में हाजिर होना है, ठीक है। 170 का फॉर्म जो है उनसे भरवाया जाता है। उसके बाद बोलता है कि अगर बॉन्ड में पुलिस क्या करेगी, जब भी हम लोग किसी के पास केस जो है पुट इन कोर्ट करते हैं, पीसी करते हैं, तो सीजीएम के पास जो पीसी करने किया जाता है, अलग अलग रिवाज हैं। पुट इन कोर्ट क्या किया जाता है, जब भी किसी के खिलाफ चार्जशीट दी जाती है तो क्या किया जाता है, सीजीएम साहब के पास दिया जाता है। सीजीएम साहब कमिट करते हैं, उसको कमिट होता है, देखते हैं कि ये किसके द्वारा जो कौन सा न्यायाधीश इसमें केस में ट्रायल कर सकता है, फिर उनको भेजते हैं, उसको बोलते हैं कमिटल करना, आगे उनको भेजना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड जब भी किसी से भरवाएंगे उसमें सीजीएम लिखेंगे, क्योंकि हमने चार्जशीट किसके पास पेश की, सीजीएम के पास पेश की। तो फिर सीजीएम क्या करेंगे, उसको सूचित करेंगे कि भाई तेरा जो इतनी तारीख को जो केस लगा है वो फलाने में न्यायाधीश के पास लगा है, तो आपको फलाने के पास आना है। ये है आपका सेक्शन 170 सीआरपीसी। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? मेन यही है, गवाहों का अभियुक्त का बॉन्ड भरवाया जाता है। जो अभियुक्त होता है उसमें बॉन्ड जो है पैसों के साथ भरवाया जाता है कि अगर मैं समय पे नहीं आया तो इतना बॉन्ड जो है सरकार को उसके ट्रेजरी में चला जाएगा। लेकिन जो विटनेस होता है या फिर जो शिकायत करता होता है उसका सिर्फ बॉन्ड भरवाया जाता है, ठीक है, उसमें पैसों का जिक्र नहीं होता है। ये मेन डिफरेंस होता है। ये इसलिए भी होता है, पुलिस की सेफ्टी के लिए भी है कि अगर आपने किसी को जमानत पे छोड़ दिया हुआ है और वो अभियुक्त आए ना अगली उसमें हियरिंग में, बहुत सारे मामलों में होता है वो आता ही नहीं है, तो अगर आपने 170 का फॉर्म भरवाया होगा, ये बॉन्ड भरवाया होगा उससे, तो आईओ की सेफ साइड हो जाती है कि जनाब हमने तो पेश किया उसको, जिस दिन चालान पेश किया उस दिन अभियुक्त को लाया है, हमने पेश किया है, ठीक है, बॉन्ड के साथ। 171 सीआरपीसी बोलता है जो गवाह होंगे या शिकायतकर्ता होंगे पुलिस उनके साथ नहीं जाएगी। कोर्ट को जब भी वो एविडेंस देने जाएंगे पुलिस उनके साथ नहीं होगी। इसका रीजन क्या है, जो कोई गवाह होगा या शिकायतकर्ता होगा जिस दिन गवाही देने आएगा, अगर पुलिस उनके साथ जाएगी तो उनको बयान पढ़ा देगी, ठीक है, या उनको थोड़ा डरा भी सकती है, भाई बयान अच्छे से दियो, देख लियो बाहर आके, ठीक है। तो कोर्ट ने सेक्शन बना दी, सॉरी जो लॉ मेकर है उन्होंने सेक्शन बना दी, सेक्शन 171 सीआरपीसी, और कहा कि कोई भी पुलिस ऑफिसर कंपनी नहीं करेगा, उन लोगों के साथ नहीं जाएगा जब वो एविडेंस देने के लिए जाएगा गवाह, उन पर जो है कोई भी धमकी नहीं देगा, प्रलोभन नहीं देगा। दूसरा साथ में ये भी बोल दिया कि जो बॉन्ड भरने से मना करता है ना 170 का, पार दे दिया एसएचओ को कि जिसने बॉन्ड भरने से मना किया है उसको क्या करेगा, हिरासत में लेके मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करेगा कि महोदय ये 170 का बॉन्ड नहीं भर रहा, मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा बदचलन किस्म का आदमी है। तो कोर्ट क्या कर सकते हैं, उसको जेल में भी भेज सकता है, उसको बोलेंगे कि तू 170 का बॉन्ड भर के जा। अगर वो बॉन्ड नहीं भर रहा तो उसकी क्या इंटेंशन हो सकती है कि नहीं आना है अगली हियरिंग में, ठीक है, इसलिए कोर्ट उसको बॉन्ड करता है। ओके।
170 171 हो गया आपका। उसके बाद आया 172। 172 में सीआरपीसी बोलता है केस डायरी। जिमनी, जब भी कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो वो एक केस डायरी लिखेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप जो भी खर्च करते हैं या जो घर का जो खर्चा मैनेज करते हैं, आज हमने दाल इतनी खरीदी, चावल इतने खरीदे, दूध के इतने पैसे देने हैं, कपड़े वालों के इतने पैसे देने हैं, लिखते हैं, डिटेल बना के रखते हैं। तो सेक्शन 172 जीवनी भी वही चीज होती है, केस डायरी भी वही होती है। जब भी इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो जीवनी लिखना शुरू करते हैं, और जो जो चीजें आपने की इन्वेस्टिगेशन में, कब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, कब इन्वेस्टिगेशन क्लोज हुआ, कहां कहां गए, किसका बयान लिखा, वो सारी की सारी चीजें 172 सीआरपीसी के अनुसार जीवनी में लिखी जाती हैं। 161 सीआरपीसी के जो हमने बयान लिखे वो भी, उनकी डिटेल भी उसमें दी जाती है। जो जो कार्रवाई आपने करी वो सारी की सारी जीवनी में लिखी जाती है 172 सीआरपीसी के अनुसार। और जो जीवनी है उसको एज एन एविडेंस यूज नहीं कर सकता कोर्ट, लेकिन उसको थोड़ा सेक्शन बोलता है, कोई भी फौजदारी अदालत किसी मामले की अन्वेषण या सुनवाई के दौरान पुलिस डायरी मंगवा सकती है, लेकिन उसे सिर्फ सहायता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सबूत नहीं माना जाएगा, उसको एविडेंस नहीं माना जा सकता। अभियुक्त या उसका वकील इन डायरियों को नहीं देख सकता। यह सिर्फ और सिर्फ पुलिस की डायरी होती है, अभियुक्त नहीं मांग सकता। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अभियुक्त का वकील जो है केस डायरी को, जीवनी को देख सकता है? तो वो नहीं देख सकता, ठीक है, मांग नहीं कर सकता। उसके बाद बोलता है पुलिस अधिकारी अपनी याददाश्त ताजा करने के लिए इसको पढ़ सकते हैं। जब भी एविडेंस देने के लिए हम लोग जाते हैं तो हम अपने केस डायरी जो है पहले पढ़ते हैं कोर्ट से बाहर, और उसको अपनी याददाश्त को ताजा करते हैं, तभी एविडेंस दे पाते हैं। पुलिस ऑफिसर तो हजारों केस इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, हर केस की डिटेल तो उसको याद नहीं होती है, तो केस डायरी में तभी हर चीज लिखी जाती है ताकि 2 साल बाद 3 साल बाद हम लोग ये बता सकें कि हमने क्या किया है। डे टू डे इसमें प्रोसीडिंग लिखी जाती है, ठीक है। और अगर पुलिस जो कोर्ट है उसको अगर कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज करता है पुलिस ऑफिसर को, तो जो डिफेंस जो एडवोकेट होंगे वो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसका सेक्शन 145 और 161 के अनुसार। ज्यादा डीप नहीं जाना है, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब उसको क्वेश्चन करना, उसको उससे रिलेटेड जो है डिफेंस जो क्वेश्चन करता है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन वाले सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज।